नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। देश की न्यायपालिका को क्या होता जा रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के नफरती जज जस्टिस शेखर यादव का बयान आपने पिछले दिनों सुना था, उसके बाद खबर अब ये आ रही है कि 13 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने गुहार लगाया है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उन्होंने संज्ञान लेने को कहा है और आग्रह किया है कि मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया जाए। वकीलों ने के वीरास्वामी बनाम यूओआई 1991 मामले में निर्धारित कानून का हवाला दिया है और बाद में उन्होंने सारे रीजंस गिनाए हैं कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर क्यों होनी चाहिए, किस तरीके से चीफ जस्टिस की भूमिका अहम होती है, उसको भी इन सारे सीनियर वकीलों ने बताने की कोशिश किया है। इन 13 सीनियर वकीलों में जिनके जिनके नाम है इंदिरा जयसिंह, आसपी चिनॉय, नवरोज सिरवाई, आनंद ग्रोवर, चंदर उदय सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन वी कटारकी, शोएब आलम, आर वगैरह, मिहिर देसाई, जयंत भूषण, गायत्री सिंह और अवी सिंह शामिल है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको लेकर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी किसी के समझ के परे है। और दूसरा सवाल ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरीके के हालात हैं। आज इसी बहाने हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ वकील और 2 वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही जुड़े हैं, जो आप बीती आपको बताएंगे। आप बीती जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो उनको फेस करना पड़ रहा है, किस वजह से, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए बैठे हुए हैं, वो सत्ता के करीब आना चाहते हैं, अपनी प्रॉक्सिमिटी दिखाना चाहते हैं और अपने लिए प्रमोशन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन दोनों लॉयर्स का मैं स्वागत करती हूं। कमल कृष्ण रॉय और राजवेंद्र सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज की चर्चा मैं राजवेंद्र जी से शुरू करती हूं कि राजवेंद्र जी, ये जो 13 सीनियर वकीलों ने जो चिट्ठी लिखी है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसको लेकर कोई संज्ञान अभी तक क्यों नहीं लिया है आपके हिसाब से? अनम्यूट कर लीजिएगा जी। चीफ जस्टिस ने क्यों संज्ञान नहीं लिया, ये बात तो चीफ जस्टिस ही बेहतर जानेंगे कि वो क्यों नहीं संज्ञान लिया। लेकिन एक बात जो हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि जब ये पूरा वायरल हुआ उनका वीडियो जस्टिस शेखर यादव का, तो सबसे पहले अधिवक्ता मंच की ओर से हम लोगों ने हमारे चीफ जस्टिस को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको चिट्ठी लिखा, हम लोगों ने मेल किया तुरंत ही कि इस तरीके का जो उनका संवैधानिक ओथ है उसको वायलेट कर रहे हैं, ये सार्वजनिक तौर पे ये उसकी घोषणा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जज के तौर पर, उच्च न्यायालय में जज के तौर पर बने रहना न्याय के लिए घातक है। लिहाजा इमीडिएट इफेक्ट से इनका जो है न्यायिक कार्य से इनको अलग कर दिया जाए, इनको कोई जुरिडिक्शन अलॉट ना किया जाए। ये चिट्ठी हम लोगों ने लिखा, उसके 3 दिन के अंदर ही हमारे चीफ जस्टिस ने उनका जुरिडिक्शन बदल दिया। हमारी डिमांड थी कि उनको कोई भी केस अलॉट ही ना किया जाए सुनवाई के लिए। उनको चीफ जस्टिस ने पुराने केसेज में बैठा दिया, नए केसेज उनके यहाँ से हटा लिया। लेकिन ये केस पुराना हो नया हो, केस तो केस है, और इस तरीके के अगर वो नए केस नहीं सुन सकते तो पुराने केस भी क्यों सुनेंगे? तो उनको न्यायिक कार्य से कंप्लीटली हटाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और जस्टिस शेखर यादव से हमारी डिमांड है कि आप क्यों नहीं त्याग पत्र दे देते, और अपनी जो इस समय जो पॉलिटिक्स में बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत सारे जजेस ने किया है, तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपनी विचारधारा को सर्व करें और वो न्यायपालिका और संविधान की शपथ लेकर के न्यायाधीश के तौर पर ये काम ना करें, वो इस्तीफा दे करके और बाकायदे विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लें और ये काम करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको तलब किया। अभी तो बात ये भी आ रही है कि उन्होंने कोलेजियम के सामने जो बात अपनी रखी, उसके बाद अभी लिखित तौर पर उन्होंने अपने उस बयान को, जो पूरी तरह से संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, एक न्यायाधीश नहीं एक सामान्य नागरिक से भी इस तरीके की बातों की आप उम्मीद नहीं करते, और एक न्यायाधीश जो कि संवैधानिक अदालत पे बैठता हो, सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरीके की घोषणा करे वो, और उस पर कायम रहे। लिखित तौर पे उन्होंने जस्टिफाई किया है कि मेरा जो बयान है मैं उस पर कायम हूं। ये बहुत ही दुखद है। और इस पे अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और हमारी न्यायपालिका कोई कार्रवाई ऐसे न्यायाधीश के ऊपर नहीं कर पाती है, तो ये पूरे सिस्टम के फेल्योर है और सिस्टम में बैठे लोगों की फिर दीनता है इसमें कि आप अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं, 3-3 सप्ताह 4-4 सप्ताह गुजर जा रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर आप दोबारा चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, तो जवाब में वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को। तो इससे पता चलता है कि हुकूमत आज के दौर में जो एग्जीक्यूटिव है वो कितना पावरफुल है और वो एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके से न्यायपालिका को न्यायपालिका की जो गरिमा है, उसके जो मूल्य है, उनकी एग्जीक्यूटिव को परवाह नहीं है और न्यायपालिका में बैठे लोग जिनकी एग्जीक्यूटिव में पहुंच हो वो सब चीज के लिए जायज है। जिस तरीके से जस्टिस शेखर यादव का बयान आया, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको सपोर्ट किया और तमाम राजनीतिक जो लोग हैं, सत्ता समर्थित राजनीति में जो लोग हैं, वो लोगों ने समर्थन में बयान देना शुरू कर दिया। कुछ अधिवक्ताओं के भी बयान बनाए गए, आए इस तरीके से। आज तो एक दौर है ना कि आप हुकूमत के साथ चलना बहुत आसान है, हर कोई हुकूमत के साथ खड़ा होकर के जज के साथ चापलूसी करके और वो अपने स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। लेकिन इस दौर में सही बात को, संवैधानिक मूल्यों को, रूल ऑफ लॉ को बोलने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। ऐसे दौर में ये जो 13 लोग जो सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिन लोगों ने ये चिट्ठी लिखने की हिम्मत की, ये सैल्यूट के योग्य है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो संवैधानिक मैकेनिज्म है, संवैधानिक मैकेनिज्म में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ये जिम्मेदारी संविधान देता है कि जो राज्य है, राज्य मीन्स एग्जीक्यूटिव, जिसके हाथ में असीम पावर है और असीमित पावर का इस्तेमाल जब वो नागरिकों के खिलाफ करेगा, ऐसे मामलों में नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है हमारा संविधान अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में कि सीधे वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन स्टेट कर रहा है। और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को रिट जुरिडिक्शन दिया गया है, 5 प्रकार की रिटें जो है वो इशू कर सकते हैं, संवैधानिक मैकेनिज्म है इसमें। तो हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा एग्जीक्यूटिव से करेगा रिट इशू करके। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्य काम है एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, और अगर न्यायाधीश खुद एग्जीक्यूटिव के साइड में खड़ा हो जाए और इस तरीके का एक नेक्सस बन जाए जिसमें कि न्यायाधीश जो है वो रूलिंग पार्टी की फिलॉसफी, रूलिंग पार्टी की जो राजनीतिक धारा है उसकी बात करने लगे और वो अपनी संवैधानिक शपथ और संवैधानिक काम को ही वायलेट करके उनको सर्व करने लगे और उधर से तुरंत उसका समर्थन आ जाए। और बार एसोसिएशन का, अधिवक्ताओं का जो काम है, बार एसोसिएशन में बैठे लोग अपनी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, आपने देखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उन्होंने किस तरीके का रोल अदा किया। मैं कहना चाहता हूं कि जब 3 क्रिमिनल कानून आए और देश भर में वकीलों का गुस्सा था कि इन 3 नए कानूनों में कुछ नया नहीं है और इस तरीके की चीजें आ रही हैं जिससे नागरिकों के लिए नुकसान होगा और इसका कोई फायदा नहीं है, किसी भी तरीके से न्यायिक पूरा बदलने जा रहे हैं आप, तो उस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लोग बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल्स को चिट्ठी लिखा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोटेस्ट मत करिएगा और हम जो है मंत्री जी के माध्यम से बात कर रहे हैं केंद्र सरकार से। कानून लागू हो गए, उसके बाद बार काउंसिल के चेयरमैन को राज्यसभा भेज दिया गया। तो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स में बैठे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि का प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं। ऐसे दौर में न्यायपालिका की जो जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव को नियंत्रित करने के लिए कि वो नागरिकों के अधिकारों को कुचलने पर जब आमादा हो, जब कभी भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे एग्जीक्यूटिव, तो न्यायपालिका उसको रोकेगी। लेकिन न्यायपालिका ही जब रूल ऑफ लॉ को, संवैधानिक मूल्यों को कुचलने पर आमादा हो जाए तो अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है कि जनता के सामने सच को लाएं और सच की आवाज को मुखर होकर के बोलें। और ये काम हमारे वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, 13 लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखा, और तमाम बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी जो कार्रवाई शुरू की, स्वागत योग्य है कि कम से कम कुछ लोग हैं जो अभी भी देश की चिंता करते हैं, रूल ऑफ लॉ की चिंता करते हैं, संवैधानिक मूल्यों की चिंता करते हैं। ये उम्मीद की किरण है जो न्यायपालिका के अंदर जिस तरीके का करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ बोलने का साहस, डेफिनेटली इसके लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत है। वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन साहब ने कहा कि न्यायाधीशों को जस्ट माइंड की ही जरूरत नहीं है, रीढ़ की हड्डी की जरूरत है इस समय। तो भले न्यायाधीशों में रीढ़ की हड्डी नहीं दिख रही है,
लेकिन इन 13 लोगों ने अपने अंदर रीढ़ की हड्डी होने का प्रमाण दिया है कि हम गलत को गलत बोलेंगे और सही बात को कहना ये इस समय बहुत जरूरी काम है जो अधिवक्ताओं को करना पड़ेगा। न्यायपालिका जिस तरीके से अपने काम से मुकर करके और अपने निहित स्वार्थों के लिए न्यायपालिका में बैठे लोग जो रूल ऑफ लॉ और संवैधानिक मूल्यों से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ऐसे दौर में वकीलों की जिम्मेदारी है कि वो मुखर होकर के सही बात को, और न्यायपालिका के अंदर जिस तरीके का माहौल हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ शेखर यादव तो एक उदाहरण है जो मुखर होके आ गया, देश भर में चर्चा हो गई। ऐसे बहुत सारे न्यायाधीश हैं जो दिन भर अदालत के अंदर कुछ भी बोलते रहते हैं। तो एक तो अदालतों के अंदर कैमरे लगाए जाएं कि न्यायाधीश क्या बोलते हैं। आप यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए कि राजनीतिक पार्टियों की लाइन के आधार पर आप कुछ भी बोलते रहते हैं। आप एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं। एक होड़ मची हुई है हमारे यहाँ न्यायाधीशों में कि सत्ता समर्थित संगठनों के कार्यक्रमों में जाकर के गेस्ट बनने की। आपका काम है कि आप सत्ता के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ना। राजवेंद्र जी, क्या ये बताइए कि जस्टिस शेखर यादव तो सत्ता से करीब आने की होड़ में है, लेकिन जस्टिस शेखर यादव के जैसे क्या 90% जजेस इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐसे ही हैं जो योगी जी के करीब आना चाहते हैं, जो सेंटर के करीब आना चाहते हैं? क्या ऐसे जजेस की भरमार है इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में? डेफिनेटली मैं 90% तो नहीं कह सकता, क्योंकि अदालत में अभी भी कुछ अच्छे जज हैं, डेफिनेटली अच्छे जज हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक वैचारिक बैकग्राउंड से आए हैं, और वो वैचारिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो डेफिनेटली सत्ता के साथ अपने रिश्तों को खुल के दिखाना चाहते हैं। जो नहीं है वो भी डर रहे हैं कि वो जो उनका काम है एग्जीक्यूटिव के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना संविधान और कानून के आधार पर, उस जिम्मेदारी को करने में बहुत बार हिचकते हैं, बचते हैं। सरकार के खिलाफ न्याय निर्णय करने में, सरकार के खिलाफ कोई फैसला करने में 1000 बार सोचते हैं। और किसी तरीके, अब मैं क्या कहूं, चीफ जस्टिस तक की हालत यह है कि कोई स्पष्ट फैसला करने की जगह मुकदमों को टालते हैं, लिस्ट में डाल देते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। आपके सामने मुकदमा है और कानून के आधार पर आपको फैसला करना है, लेकिन वो पेंडिंग ऐसा डाला जा रहा है कि जैसे ऐसा, मतलब एक उदाहरण से नहीं कहा जा सकता, ना इसका कोई प्रूफ हो सकता है, लेकिन अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो जो हुकूमत के आइडियोलॉजिकल जो इशूज हैं, उसके सामने जो कुछ मुद्दे आते हैं उसमें न्यायालय की ओर से कानून के आधार पर जो न्याय निर्णय की जरूरत है, उसमें तमाम न्यायाधीश जो वैचारिक तौर पर हुकूमत की विचारधारा से नहीं भी है, वो उसमें कानून के हिसाब से निर्णय करने की जगह उसको ठंडे बस्ते पे डालते हैं, और इसीलिए इतनी पेंडेंसी है। एक तो जजेज की नियुक्ति नहीं हो रही है, 160 में से 60-70 जज काम कर रहे हैं। इतनी एक न्यायाधीश के यहाँ 1000 मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। और हालत ये है कि अब हम लोग अपने क्लाइंट को ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ ये गलत फैसला है, तुम्हारे मामले में कानून के हिसाब से तुम्हारे अधिकारी ने ऑर्डर नहीं किया और हम आपको न्यायालय से न्याय दिला देंगे, क्योंकि न्यायालय की हालत इतनी खस्ता है कि कितने दिन में न्याय होगा, न्यायाधीश ये हिम्मत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा कि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जो गलत एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है उसको क्वेश्चन कर पाएगा कि नहीं, ये हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि ये हालत हो गई है कि अब चेहरा देखना पड़ता है कि आपका मुकदमा कौन से न्यायाधीश के यहाँ जाएगा, उस हिसाब से फैसला हो रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे न्यायाधीश अभी भी हैं उच्च न्यायालय में जिनको कानून की समझ है और जो न्याय करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का माहौल है जिसमें कुछ लोग हैं जो सत्ता के साथ दिखना चाहते हैं, खुल के आना चाहते हैं, और उसका अपनी महत्वाकांक्षा को तुष्ट करना उसका एक रीजन हो सकता है जिसके लिए वो सत्ता के साथ दिखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो डर बस उसको नहीं करना चाहते हैं जिस भी तरीके की बात है, और कुछ लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली कर भी रहे हैं, इसीलिए अदालत चल भी रही है। अदालत में लाखों लाख लोग आते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन ये उम्मीद धीरे धीरे करके हमारे उच्च न्यायालय में छीड़ होती जा रही है। एक तो पेंडेंसी की वजह से और दूसरा जजेज के अप्रोच की वजह से कि कुछ भी बोलते हैं, हुकूमत के खिलाफ जो उनको फैसला करने का मुख्य काम है वो उस काम को नहीं करते हैं, और जब वो उस काम को नहीं करते हैं तो वो कितनी भी फिलॉसफी बघारें, लेकिन वो देश के साथ अपनी जिम्मेदारी से गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं। वो उनकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव के खिलाफ नागरिकों को न्याय प्रदान करने की, उससे मुकरते हैं। ऐसे लोगों को न्यायाधीश के तौर पर कायम रहने की जरूरत नहीं है।
हम आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं जस्टिस शेखर यादव से कि आप इस्तीफा दे दीजिए और आप अपने विचारों के आधार पर आप अपने जीवन को संचालित हो सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश के तौर पर आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर संविधान की शपथ लेकर और फिर इस तरीके की बात, नफरत फैलाने वाली बात ना करें। इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए और हमारे मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इमीडिएटली जस्टिस शेखर यादव के यहां से मुकदमे लिस्टिंग खत्म कर दे, उनको कोई भी जुडिशियल वर्क ना दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी संख्या में लिटिगेंट्स जो तमाम समुदायों से आते हैं, उनके साथ इस विचारधारा के साथ कोई न्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय की प्राथमिक कसौटी है कि रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करना न्यायाधीश का काम है। अगर आप रूल ऑफ लॉ के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, कानून के आधार पर न्याय न करके अपनी विचारधारा के आधार पर और ये सोच रख करके कि बहुसंख्यकों को रूल करना है, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, अगर ये आपकी विचारधारा है तो आप लिटिगेंट को न्याय नहीं दे सकते। इसलिए उनके सामने लिटिगेंट्स के मुकदमे ना लगाए जाएं। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देश चलेगा या बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ये आप अपनी राजनीति बाहर चलाइए, लेकिन न्यायाधीश के तौर पर ना करें। रॉय साहब के पास आती हूँ कि रॉय साहब, आप लोग दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस शेखर यादव जैसे जजेस की, अगर राजवेंद्र जी कह रहे हैं कि भरमार लगी हुई है, हर जज कंपीट कर रहा है एक दूसरे से कि कैसे वो सत्ता के करीब आ जाए, एक वकील होने के नाते मैं चाहती हूं कि आप बीती बताइए कि वकीलों पर, आप जैसे वकीलों पर जो मुखरता से संविधान की बात कर रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या मुसीबत इस समय है और क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट एक गंद का अड्डा बन चुका है? बहुत अगर साफ शब्दों में मैं आपसे पूछूं, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिए रॉय साहब जी। मैडम, पूरी बहस केंद्रित है उन 13 सीनियर एडवोकेट्स की उस चिट्ठी पर जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। वो 13 हमारे बहादुर साहसी वकील, वो पूरी न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती लिए हैं, जिसकी तरफ सारा देश देख रहा है। और मुझे याद आ रहा है कि वो उन 72 सेनानियों की तरह से हैं जिनको लेकर गांधी जी ने पहला नमक सत्याग्रह किया था। और सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, न्यायपालिका के हर कोने में उन 13 वकीलों की चिट्ठियों की गूंज जाएगी। मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले थोड़ा सा यह बता दूं कि वो 13 वकीलों को कौन सी बात चुभ गई जिससे व्यथित होकर, विचलित होकर उन्होंने कॉलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा। क्या कहा उन्होंने? एक तो जस्टिस शेखर यादव जिस मंच का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें नहीं करना चाहिए था। विश्व हिंदू परिषद एक विवादित संगठन है, बाबरी मस्जिद को गिराने में जिसकी मुख्य भूमिका रही, आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने कहा कि एक आपराधिक कृत्य था और यह भारतीय संविधान के लिए काला दिन था। दूसरा, ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जहां पर वो सनातन का, बहुसंख्यक का, हिंदू मुसलमान का सवाल उठाकर अपने वैचारिक प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। एक जज की प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, यह जानने का हक सबको है, आपके श्रोताओं को भी है। संविधान का जो अनुच्छेद है जिसके तहत उनको शपथ लेना पड़ता है, उसके हिसाब से एक जज संविधान और संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के अनुसार अपने कार्य को संचालित करता है। और संविधान का जो आर्टिकल 51A है, क्योंकि 4th शेड्यूल में वो जो अनुच्छेद 129 के अंदर 4th शेड्यूल में शपथ है, उसमें शपथ वो संवैधानिक मूल्यों को रक्षा के लिए लेता है। वो किसी हिंदुत्व, किसी इस्लाम के सिद्धांतों के पालन और करने के लिए हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनता है। हमारा जो आर्टिकल 51A में जो F वाला एक लाइन में पढ़ देता हूं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारी साझी संस्कृति है उसके अच्छे मूल्यों का संवर्धन करेगा, सुरक्षा करेगा। इनके भाषण की थोड़ी सी एक झलक में दिखा दी। उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो हमारी गीता है उसमें यह लिखा है और जो तुम्हारा कानून है उसमें यह लिखा है।
इज इट ए कंपोजिट कल्चर, एक्सप्रेशन ऑफ ए कंपोजिट वैल्यू सिस्टम? कि गीता हमारी है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा कुरान है। दूसरा क्या लिखा साहब, हम हिंदू हैं, हमने सती प्रथा को खत्म किया, हमने छुआछूत को खत्म किया। आप मुसलमान हो, आप भी जरा सा बहु विवाह प्रथा जो 4 शादियां कर लेते हो, हम एक और हम 5 और हमारे 25 वाला वो खत्म करो। और और आप जो है हलाला खत्म करो, 3 तलाक खत्म करो। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे, हमारे बच्चे बचपन में गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, अच्छे वाक्य सीखते हैं, और तुम्हारे बच्चे हिंसा की तरफ जाते हैं। हमारे बच्चे को कहा जाता है कि तुम चींटी को भी जो है पैर से न मसलो, और तुम्हारे बच्चे के सामने तुम जानवर जिबह करते हो। तो ये जो पूरा का पूरा हमला किया इन्होंने अल्पसंख्यक को, आखिर में आते आते कहा यह हुकूमत चलेगी तो बहुसंख्यक की इच्छा से चलेगी। यही तो मोदी जी कह रहे हैं, यही तो सावरकर की पूरी थ्योरी है कि यह देश मूलतः हिंदुओं का देश है, और मुसलमान को हिंदू केवल अपना उपासना की इनको छूट, बाकी इन्हें हिंदू की तरह रखना पड़ेगा। यही तो मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, हम एक ही पूर्वज से होकर आए हैं। ये केवल अपना पूजा पद्धति अलग करें, नमाज पढ़े, क्योंकि हिंदुओं में भी 10 तरह के पूजा होते हैं। जैन का अलग है, बुद्ध का अलग है, हिंदू का अलग, दलित का अलग है, ठाकुर का अलग है, ब्राह्मण का अलग है, दक्षिण उत्तर का सब अलग अलग है। तो अब डीएनए एक है, लेकिन आप हिंदू बन के रहिए, आप अपने को हिंदू मानिए। सावरकर कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र है, और जो लोग भी जिनका जो यहाँ पर अपने को मुस्लिम समझते हैं, वो इस देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो यही तो जस्टिस शेखर यादव का भी मंतव्य है। तो कैसे वह जज की कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं अगर वह कहने के बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बावजूद भी अपने कहे पे कायम है? क्योंकि हम माननीय योगी जी उनको समर्थन में खड़े हो गए कि क्या गलत कहा उन्होंने। तमाम बार एसोसिएशन उनके समर्थन में खड़े हो गए। बार एसोसिएशन का जो चेयरमैन है श्रीमान मनन मिश्रा, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जुडिशियल करप्शन के खिलाफ, वकीलों पर किसी हो रहे जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ बार काउंसिल हड़ताल पे न जाए, बार काउंसिल किसी तरह की चिट्ठी न लिखे, बार काउंसिल किसी तरह का प्रतिवाद न करे। तो बार काउंसिल और बार एसोसिएशन बना किस लिए है भाई? वो तो चाहता है कि हाई कोर्ट अच्छे से चले और ईमानदारी से चले। तो हाई कोर्ट की हालत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट में भी अच्छे जजों की पर्याप्त संख्या है, लेकिन हाई कोर्ट का जज डरा हुआ है। हाई कोर्ट में यह स्थिति, सुप्रीम कोर्ट का एक उदाहरण बता दें, दुनिया जानती है कि जब जजों के अपॉइंटमेंट के सवाल पर वो जो जस्टिस कौल ने कहा कि कल तक बताइए, ने लॉ सेक्रेटरी और लॉ मिनिस्टर को मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करूंगा, अगले दिन जो रोस्टर ही चेंज हो गया, केस कहीं और लग गया। जस्टिस कौल के यहाँ सारे वकील खड़े हो गए, साहब आप ही को सुनना था। उनका जाइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछिए, उनको पता होगा कि रातों रात कैसे चेंज होगा। कौन सी शक्तियां हैं जो रोस्टर को कंट्रोल कर रही, जो रजिस्ट्री को कंट्रोल कर रही, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के माइंड को कमजोर कंट्रोल कर रही। ये सच्चाई है कि जो ईमानदार जज हैं, जिनकी भारी संख्या है, वो बिल्कुल भयभीत है। उसे लगा कि कुछ भी हम ऐसा करेंगे तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। और हमारे जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय हैं, बहुत सज्जन, बहुत ईमानदार और बहुत तेज आदमी है, पारदर्शी आदमी है, लेकिन शेखर यादव जी पर तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे जिसकी उम्मीद उनसे की जा सकती है। वो तो काम रोक भी सकते, उनको पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं यहाँ का है। जैसे 227 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन होता है, सुप्रीम कोर्ट के हम अधीन नहीं। ये उनको पावर था, और ये करके वो जस्टिस शेखर यादव का भी भला करते और न्यायपालिका का भी भला करते। तो ये अच्छा, दूसरे 2019 के बाद 2014 से प्रक्रिया शुरू हुई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 2019 के बाद जिस तरह से संघ ने और संघ की विचारधारा ने इस देश की संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कैद करने की कोशिश किया, चाहे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देख लीजिए, चाहे रिसर्च संस्थाएं देख लीजिए,
चाहे नेहरू म्यूजियम देख लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, चाहे कमीशन देख लीजिए, जितना ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर सारे कमीशन, चाहे इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, चाहे चाहे जो जहां भी इस तरह सब जगह इनके आदमी बैठ गए। अब जुडिशरी में अपना आदमी बैठाने की प्रक्रिया में अब ऐसे ऐसे आदमी को बैठा रहे हैं जिनका कानूनी ज्ञान बहुत कम हो, लेकिन जिनका कमिटमेंट बेदाग हो कि वो आंख मूंद के भी वो संघ के ही पक्ष में अपने दिल, दिमाग और मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से इतने अच्छे अच्छे जजों का नाम गया है, जजों को बनने के लिए। हमारे हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने साल 1.5 साल से वन ऑफ फाइनेस्ट नाम गए हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल के सपोर्ट नहीं करते, वो पॉलिटिकल है भी नहीं, लेकिन उनका नाम अटका इसलिए हुआ है कि उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, उनके पास कुछ भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि जो साबित कर सके कि संघ का जो है, कहा जाता है भाई उनसे लिखवा के लाइए, उनसे कहलवाइए, वो जी नेटवर्क जो संघ में चलता, फलाने जी अगर चाहेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह का घुटन है, इस तरह का घुटन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 180 जजों की स्ट्रेंथ 1993 के असेसमेंट से है, आज 80 जज भी नहीं है और सारे नाम पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज यहाँ अभी पंडित कन्हैयालाल मिश्रा में आए थे, अच्छे जज लोग आए थे, सब यही रो रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गला घुट गया, जजों की इतनी भारी कमी है और इसमें चयन की प्रक्रिया को इतना बाधित किया जा रहा है कि वो जो है किसी भी तरह से पहिया आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का भी प्रोविजन है कि रिटायर्ड जजों का भी समायोजन किया जा सकता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन हाई कोर्ट में, एक बिल्कुल जैसे रथ का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ, आगे नहीं बढ़ रहा। आप अच्छे रिटायर्ड जजेस को भी तब तक 100 लाख की नया अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे, आप उन लोगों को लगा दीजिए, लेकिन इनको तो वो जो संघ की शाखा में जो पढ़ाया जाता है, तोया हिंद भूमि सुखम वर्धितुम, उसको उसका रट्टा लगाने वाले लोग, इनको कमिटेड जुडिशरी चाहिए, जिसके चलते इंदिरा गांधी जी को बदनामी झेलनी पड़ी। नहीं, लेकिन क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी काफी सपोर्ट किया, काफी समर्थन दिया जस्टिस शेखर यादव का, उन्होंने ये भी कहा कि अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो आज क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरह से एक कमिटेड जुडिशरी की तरफ बढ़ चुका है? ज्यादातर जजेस कमिटेड है सत्ता के लिए, उनको अपना प्रमोशन चाहिए, उनको अपना मतलब उनको साधना है। क्या इस पोजीशन पर पहुंच गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट? इलाहाबाद हाईकोर्ट एक गहरे संकट से इसलिए भी गुजर रहा है कि यहाँ पर जजों का एक छोटा सा गुट ऐसा आ गया है जो विवादित विचारों और विवादित निर्णयों के जरिए इस हाईकोर्ट को के पूरे छवि को धूमिल कर रहा है। जिस हाईकोर्ट में जस्टिस जेएमएल सिन्हा जैसे जज थे, जिस हाईकोर्ट में और बहुत सारे जज थे जो इसके स्वर्णिम अतीत के किस्से बयान करते हैं, उस हाईकोर्ट में इस तरह के जज आ रहे हैं जो गाय, गोबर और गीता को संविधान से ऊपर रख दे रहे हैं, जो कोर्ट में बैठ के यह कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण इसी तरह होता रहेगा तो इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक में हो जाएगा। अरे 600 साल 700 साल मुगलों का शासन था, तब हिंदू की संख्या 1% नहीं घटी। 200-250 साल अंग्रेज भी यहाँ पर लूटपाट के गए तो भी हिंदू की संख्या नहीं घटी। लेकिन इन ऑनरेबल जस्टिसेस के दिमाग में ये जो आरएसएस का कुप्रचार चल रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक होता जाएगा। अरे हिंदू अल्पसंख्यक होने का खतरा नहीं, तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हो। तुमने शपथ इस बात का लिया था कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करोगे। हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस को तो इतना पावर है 226 अनुच्छेद में अनफेटर्ड पावर कहा गया है कि एक गरीब एक चिट्ठी भी लिख दे कि हम 15 साल से जेल में है, हमारा मुकदमा नहीं चल रहा है। एक गरीब अगर चिट्ठी भी लिख दे कि बैंक के कर्जे जो से अनाप शनाप हमारी वसूली हो रही है, तो वो चिट्ठी जो है वो बम की तरह फूट सकता है। वो हाईकोर्ट का जज चाहे तो उस चिट्ठी से तूफान खड़ा कर देगा और जितने भी राज सत्ता के जितने भी विभाग हैं
उनको कोर्ट के अंदर उल्टे सर के बल खड़ा कर देगा। और ऐसे उदाहरण हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी कि चिट्ठियों के आधार पर गरीबों को न्याय मिला है। तो हमारा जो संविधान है वो इस देश के नागरिकों के सारे अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे ऑनरेबल जज की ये ड्यूटी होती है कि नागरिकों के सारे अधिकार, जहां भी उनके साथ भेदभाव हो, जहां भी उनके साथ शोषण हो, जुल्म हो, और राज सत्ता और स्टेट पावर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करे, तो इसी के लिए अनुच्छेद 226 के तहत ये जज, हमारे जज बैठाए गए हैं। इनको असीमित पावर दिया गया है न्याय करने के लिए, अन्याय करने के लिए नहीं। लेकिन आज इतना भय समाया हुआ है, आज हर आदमी को लग रहा है जस्टिस लोया का, हर आदमी अपने आगे जस्टिस लोया की तस्वीर रख के चल रहा है, हर आदमी जस्टिस कुरैशी को सामने रख के चल रहा है, हर आदमी दिल्ली के उन हाई कोर्ट उस सीनियर जज के का किस्सा बयान कर रहा है कि जिसने कहा कि अगले दिन सबको गिरफ्तार को दिल्ली में और रात ही में उसका पंजाब में ट्रांसफर हो गया। लगातार अनगिनत ऐसे किस्से हैं कि आप उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिए, आप उनको सुप्रीम जस्टिस जो उत्तराखंड से आए थे, कितना जस्टिस के जोसेफ को कितना सताया गया, सुप्रीम कोर्ट आने के पहले कितना उनको रोका गया। आप समझ लीजिए कि हमारे जस्टिस रोहिंटन नारिमन ने कहा कि मैं कोलेजियम की बैठक नहीं होने दूंगा जब तक कि कोलेजियम के सामने जस्टिस कुरैशी का नाम भी प्रस्ताव में नहीं रहेगा, और रिटायर हो गए और कुरैशी साहब का नाम नहीं आने दिया गया। तो एक भयानक, ये बहुत सांप्रदायिकता की तरफ वो बढ़ रही है जुडिशरी। इसको रोकने के लिए हमारा बार काउंसिल, हमारा बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया बार काउंसिल को सजग रहना पड़ेगा। रिटायर्ड जजों को भी, क्योंकि रिटायर्ड जजों को भी बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। वो पोस्ट रिटायर जो एंगेजमेंट है, पोस्ट रिटायर जो उनके बेनिफिट्स हैं, उसमें वो जज रहते ही उसके चक्कर में पड़ जा रहे हैं। और ये सब तरह के कानून बनने चाहिए कि ऑनरेबल जज एक बार रिटायर हो जाए तो उसे किसी भी तरह से सरकार या गैर सरकारी काम में और लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा कारण है कि जज जो है अब रिटायरमेंट के बाद कौन सा मलाई काटेगा, उसके लिए अपनी नौकरी के दौरान ही चक्कर काटने लगता है अपने राजनीतिक गुरुओं का। ये सारे सवाल हैं जो जस्टिस शेखर यादव ने जो कृत्य किया है, जो कहा है, उससे और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और बहुत सारे ऑनरेबल जजेस के चेहरे से नकाब उठ रहा है। और हमारी न्यायपालिका किस तरह से लाचार और अशक्त है राज सत्ता के सामने, केंद्रीय सत्ता के सामने, मोदी जी और शाह जी के पूरी ताकत के सामने। ऐसा इतिहास के उस समय भी नहीं हुआ जब बड़े बड़े जज इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल गए और कहे कि हम किसी तरह के गैर संवैधानिक दबाव को नहीं झेल सकते हैं। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। और मैं चाहता हूँ कि ये 13 जजों की चिट्ठियों का पूरा संज्ञान लिया जाए। शेखर यादव साहब के साथ दिक्कत है, वो बहुत कम टेन्योर के लिए ऑनरेबल जज बने हैं। उनकी पता नहीं क्या बैकग्राउंड में उनकी योजना है, इसलिए भी शायद उन्होंने कुछ जल्दी ज्यादा बोलना शुरू किया कि सत्ता के पक्ष से उनका समर्थन थोड़ा सा मजबूत हो जाए। बिल्कुल। अब मैं राजवेंद्र जी के पास आ रही हूँ कि ये जो 13 सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है मुख्य न्यायाधीश के लिए, संजीव खन्ना ने अभी तक इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है। इनके खिलाफ, शेखर यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट भी हुआ था, मतलब इम्पीचमेंट मूव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या हुआ अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि क्या देश इस समय मुख्य न्यायाधीश से उम्मीद कर सकता है, या फिर इसका हश्र वही होगा जो न्यायपालिका का हमने जाते जाते चंद्रचूड़ साहब के समय में देखा था, जो एक लचर और लाचार सुप्रीम कोर्ट, और आज वही दिशा में क्या चीजें अब आगे बढ़ गई हैं आपके हिसाब से? अनम्यूट कर लीजिएगा राजवेंद्र जी, और फिर मैं अंतिम कमेंट रॉय साहब से लेके प्रोग्राम को खत्म करूं। जी बोलिए। देखिए, इसमें एक चुनौती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और उनको अपने को साबित करना है। जैसे अभी एक हमारे यहाँ न्यायाधीश थे शमीम अहमद साहब, और उनका एक सड़क में कुछ झगड़ा हो गया जिसके चलते उनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से। तो शमीम अहमद साहब के मामले में चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया, जबकि वो कोई इतनी सीरियस बात नहीं थी, फिर भी एक्शन हुआ। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर इसको संज्ञान लिया है और उन्होंने जस्टिस शेखर यादव को तलब किया था,
हालांकि अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कुछ पता नहीं क्या चल रहा है कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 13 जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चिट्ठी लिखा है इस पर संज्ञान लेंगे और कोई कार्रवाई होगी। हम अपने चीफ जस्टिस से हम मांग करते हैं और लगातार हमने यहाँ चिट्ठी भी लिखा था और हम लगातार इस तरीके की बात हम कह रहे हैं कि जब तक कोई कार्रवाई सीजेआई नहीं कर रहे हैं तब तक जो है इनसे, जस्टिस शेखर यादव से न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाए, क्योंकि इस तरीके की मानसिकता से न्याय नहीं किया जा सकता। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और उनकी शपथ का जब उन्होंने ऐलानिया उसका उल्लंघन कर दिया तो अब वो न्यायाधीश के तौर पर काम करने के लिए योग्य नहीं है। और न्याय होने के साथ साथ न्याय होते हुए दिखना चाहिए, जो नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल थ्योरी है, मुख्य जो बेसिक थ्योरी है। और लिटिगेंट्स को उनके यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। कोई एक पक्ष तो हारता ही है मुकदमे में, लेकिन अगर वो ये समझ के जाएगा कि हमारा मुकदमा चूंकि फलाना जज साहब बैठे थे इसलिए हम हार गए, तो अंत समय तक वो फील नहीं कर पाएगा कि उसके साथ न्याय हुआ। इसलिए न्याय के लिए जरूरी है कि जस्टिस शेखर यादव से न्यायिक कार्य वापस लिया जाए। एक बात मैं राय सर की बात से जोड़ना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सारे न्यायाधीश डर में हैं। कुछ लोग डर में हो सकते हैं, कुछ लोग वैचारिक तौर पे ट्रेंड होके आए हैं, उनको यही करना है क्योंकि वो इसी इनाम से वहां तक पहुंचे हैं। जो नॉन डिजर्विंग लोग थे, पहले सरकारी वकील के लिए सरकार का चक्कर लगाओ, बायोडाटा लेके घूमो, मंत्रियों के पीछे घूमो, शाखाएं ज्वाइन करो, सरकारी वकील हो जाओ। सरकारी वकील रहते रहते फिर आगे का चक्कर बनाओ और जज बन जाओ। ना आपका जनता के प्रति कोई कमिटमेंट है, ना संवैधानिक मूल्यों के प्रति कमिटमेंट है। तो जो चापलूसी करके, किसी को खुश करके जो वहां तक पहुंचते हैं, वो उसके बाद भी खुश करने में लगे हुए हैं। एक बड़ी जो कहानी है जो अंदर ही अंदर पड़ी रहती है हाईकोर्ट के अंदर, अगर इस पर कोई रिसर्च हो कि वर्तमान में बैठे न्यायाधीशों के कितने बेटी, बेटा, बहू, रिश्तेदार सरकारी वकील हैं। बाहर जो है इस तरीके की चर्चा आम जनता के बीच में तो होती है कि जज पुत्र को कर लो वकील तो जीत जाओगे क्योंकि जज के यहाँ फेवर मिल जाएगा। लेकिन अब ये काम गवर्नमेंट बाकायदे संस्थानिक तौर पे करती है कि जजेज के पुत्रों को, पुत्रियों को, बहुओं को, भाइयों को सरकारी वकील नियुक्त कर रखा है। तो ये भी एक तरीका है जुडिशियरी को अपने कैप्चर में, अपने अकॉर्डिंग करने का, और इसके माध्यम से भी जुडिशियरी अपना काम नहीं कर पा रही। इस पर अगर रिसर्च किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई जज बचेगा, कुछ 2-4 लोग ही बचेंगे जिनके रिश्तेदार सरकार से कोई ना कोई तरीके का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। किसी जज के हस्बैंड को या वाइफ को आप लोक सेवा आयोग में, जो वकील था उसको आप लोक सेवा आयोग में मेंबर बना दे रहे हैं। किसी जज के बेटा और बहू दोनों को सरकारी वकील बना दे रहे हैं। किसी जज के बेटे को आप, राजवेंद्र जी, जितनी ये चीजें आप बता रहे हैं, ये लोक सेवा आयोग और जितने भी बेनिफिट्स जजेस की फैमिलीज को मिल रहे हैं, क्या ऐसा होता हुआ आप प्रत्यक्ष रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट में देख रहे हैं? सब लोग जो प्रैक्टिस में है सब लोग देख रहे हैं। और आजकल अदालत में जो जिसको मतलब जो सीनियर वकील हैं उनके यहाँ चेंबर खाली रहते हैं और जज पुत्रों के यहाँ बड़ी फाइलों की भीड़ और बड़े लोगों की भीड़ है। तो ये एक तरीके का माहौल बना दिया गया है कि केवल अगर वही वकील होंगे तो न्याय मिलेगा। प्राइवेट लिटिगेंट्स भी वहीं जाना चाहता है, सरकार भी उन्हीं को एंगेज कर रही है, सरकार भी उनको ही हर तरीके की मलाई, इस निगम का वकील, उस निगम का वकील, ये सरकारी वकील, सारा कुछ उनको, खास लोगों को, इसके माध्यम से भी जुडिशरी को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल डर नहीं है, बल्कि न्यायाधीश के तौर पे बैठे लोग स्वार्थ में खुद ही सरेंडर किए हुए हैं। अपने बेटे को, अपने बहू को, किसी को जज बनवाना है, किसी को सरकारी वकील बनवाना है, किसी को मेंबर बनवाना है लोक सेवा आयोग में, किसी को कहीं का चेयरमैन बनवाना है, ये पूरी तरीके से किसी को वाइस चांसलर बनवाना है अपनी पत्नी को। ये पूरा सिस्टम जो काम कर रहा है, ऐसे में आम लिटिगेंट, आम आदमी, आम नागरिक जो उम्मीद करता है न्याय की, वो कैसे न्याय करे। और हम लोग जो अपने आप को, आम आदमी को, गरीब आदमी को और आम नागरिक के प्रति अपने कमिटमेंट को रखते हैं कि हमको उसकी बात न्यायालय तक, अदालत तक पहुंचाना है और उसको न्याय दिलाना है, हमारे लिए हम बहुत उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं और अपने क्लाइंट को एश्योर नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिटिगेंट्स को, कि हम आपको न्याय दिला पाएंगे। क्योंकि ये जो माहौल है, ऐसे माहौल में
अपनी बात कहना, कानून के पक्ष को रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस तरीके के हालात है यहाँ पर हाई कोर्ट में। ठीक है, और अब जस्टिस शेखर यादव एक उदाहरण हो गए। इस तरीके के कई सारे लोग हैं जो जिनके नाम निकल के नहीं आए। हम चाहते हैं कि एक कोई सिस्टम बने। एक और जस्ट एक उदाहरण देते हैं कि अभी अभी एक हाईकोर्ट से न्यायाधीश रिटायर हुए और उनको तुरंत ही अपॉइंटमेंट मिल गया, और उनके पहले 10 लोग जो रिटायर हुए हैं वो वेटिंग में हैं। क्या ऐसी खास योग्यता, बहुत औसत दर्जे के न्यायाधीश रहे, कोई एक लैंडमार्क डिसीजन नहीं उनका, एकाध विवादित मामलों में डिसीजन के अलावा। तो क्या ऐसी खास इनकी योग्यता थी जिसमें इनके रिटायर होते ही अपॉइंटमेंट हो गया, पोस्ट रिटायर अपॉइंटमेंट? और बहुत सारे लोग जो पहले से रिटायर हैं उनको कुछ नहीं। कुछ एक आध ऐसे भी उदाहरण है कि जज रहते ही उनको पोस्ट रिटायर्ड अपॉइंटमेंट हो गया, जज से बाद में रिटायर हुए और उसके बाद वहां चले गए। तो ये जो चीजें हैं ये न्याय के लिए बहुत घातक हैं, और इस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, कोई ना कोई नाम्स बनना चाहिए कि कोई भी न्यायाधीश जो रिटायर होगा वो एक कूलिंग पीरियड तक 5 साल, 7 साल, 3 साल जो भी रखा जाए, उस तक उसको कोई सरकारी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो आपके सीनियरिटी के आधार पर, कौन रिटायर हुआ उसकी प्राथमिकता के आधार पर दीजिए। जो पहले रिटायर हुआ उसको अपॉइंट करिए। अगर हाईकोर्ट का रिटायर न्यायाधीश होना उसकी मिनिमम योग्यता है तो आप सीनियरिटी के आधार पर करिए। ये पिक एंड चूज सिस्टम ये डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता है, रूल ऑफ लॉ में नहीं चल सकता है, जो कि इस समय सब जगह चल रहा है, जो बहुत दुखद है, बहुत घातक है। ठीक है, मैं रॉय साहब के पास आऊंगी अंतिम कमेंट के लिए कि रॉय साहब इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे। 13 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील चीफ जस्टिस से गुहार लगा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। यहाँ तो इस पूरी चर्चा के बाद ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या चल क्या रहा है, और जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या इन चीजों से इतने अनजान है? क्या उनको ये सब पता ही नहीं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जो संवैधानिक लोकतंत्र तभी मजबूत होगा और बचेगा जब इस देश की जनता का इस देश के संविधान में विश्वास से मोह भंग नहीं होगा। अगर संविधान और न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो इस देश में लोकतंत्र की आधारशिला है वो ध्वस्त हो जाएगी। और ये जिम्मेदारी न सिर्फ बार और वकीलों की भी है बल्कि हमारे चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जजेस की भी है। अब किस तरह से देखिए बातें आती हैं। जस्टिस शमीम अहमद बेहतरीन जज थे, अच्छे जजमेंट दिए, वेरी एक्टिव, वेरी फास्ट। उनकी गाड़ी लड़ गई, कोई मारपीट भी नहीं हुआ, वो पीछे उसके कार तक गए, कुछ गाड़ी झगड़ जो भी उत्तेजना में बोले, उनको यहां से हटाने में मिनटों का भी समय नहीं लगा। 1 हफ्ते के अंदर ट्रांसफर टू तमिलनाडु हाई कोर्ट। लग रहा था कि ये पनिशमेंट का ट्रांसफर है। जैसे शेखर यादव साहब यथावत बने हुए हैं, तो क्या हम ये पूछने जाएं किसी से कि भारत की न्यायपालिका में भी कपड़ों से पहचाना जाता है लोगों को? मोदी जी जो कहते हैं कपड़ों से पहचान लीजिए, तो क्या यहां भी कपड़ों से पहचाना गया शमीम अहमद साहब को? इन ये जो सुबह और संदेह है, इससे जो है, जैसे फिर शेक्सपियर ने कहा कि बियॉन्ड डाउट होना चाहिए उसका। तो ये न्यायपालिका जो है, इसका कैरेक्टर जो है किसी भी शंका से ऊपर होना चाहिए। और उसके लिए एक बहुत बड़ी जो चुनौती है कि जो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है न्यायमूर्तियों के चयन में, कि समाज के वंचित तबकों, समाज के बहुजन तबकों, समाज के पीड़ित तबकों से भी जजों को लाना चाहिए। एक कुनवा परस्ती जो चल रही है, इस देश की पूरी न्यायपालिका 85 परिवारों में जाकर सिमट जाती है। लड़का कभी जज होता है, भतीजा कभी जज होता है, कभी दामाद जज होता है, कभी कोई जज होता है। इससे ऊपर उठिए। इसमें जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो महिला है, और जो ग्रामीण गरीब परिवारों से, मध्य वर्ग से लोग आए हुए हैं, जो ईमानदारी से, मेहनत से पहली बीड़ी के जज हैं, जो गरीबी देखे हैं, जो संविधान को मेहनत से अपनी वकालत खड़ी की है, उनमें भी जजों की पहचान करिए कि उनको भी न्यायपालिका में बैठने का मौका दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका सबसे बड़ा शिकार है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोशल जस्टिस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
बहुत ही रेयर, मतलब पिछड़े समाज, दलित समाज, महिलाओं, अल्पसंख्यक में आपको चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा। तो जब तक सारे समाज से, ये बहुजन समाज से और पीड़ित शोषित समाज से, हाशिए के लोगों के परिवारों से जज की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक ये जो खाए और अघाए लोग, संपन्न लोगों के घरों से जज की नियुक्ति हो रही, ये पूरी करप्शन का ट्रेनिंग जो है इनको घर ही से मिल जाता है। एक ये जब स्टूडेंट रहते तभी देखते हैं कि किस तरह से डीलिंग होती है। तो अगर करप्शन से लड़ना है, अगर इस तरह के दिमागी दिवालियेपन से लड़ना है और इस तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जरिए जजमेंट को अपने प्रभावित करने वाली प्रवृत्ति से लड़ना है, तो समाज के हाशिए के लोगों को भी जज बनाइए। और अगर उनसे कोई गलती होती है तो चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्हें कड़े से कड़ा संवैधानिक नियम के अनुसार उन्हें उन पर एक्शन लीजिए। और यही 13 जजों की, यही 13 वकीलों की यही मांग है और यही मंशा है कि वो देश के संविधान और इस देश की न्यायपालिका से दिल से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को भी सलाम, क्योंकि बहुत कम वकील होते हैं जिनके पास इतनी रीढ़ होती है, और वो भी एक ऐसे माहौल में इस तरह से बात करने की कि जहां पर न्यायपालिका कहां गड़बड़ कर रही है, उस न्यायपालिका को आईना दिखाने का काम आप दोनों ने भी किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉय साहब और राजवेंद्र जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।